इंडिया डेली, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दर्शकों, 4 साल के बाद एलएसी से जो खबर, जो तस्वीर सामने आ रही है, वो मौजूदा दौर के भारत चीन के लिहाज से किसी सौगात से कम नहीं है। हालांकि यह भी उतना ही सच है कि ड्रैगन की चाल पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है। वैसे भी कई ऐसे मौके आए हैं जब बॉर्डर पर चीन की गुस्ताखियां और मनमानियां देखने को मिलती रही हैं। और सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं, सामरिक तौर पर चीन हिंदुस्तान के लिए चुनौतियां खड़ी करने से भी कभी बाज नहीं आया। जमीन तो जमीन, समंदर के रास्ते भी वो भारत को घेरने की हर मुमकिन कोशिशें करता रहा है। यह बात अलग है कि चीन को यह समझ आ चुका है कि 1962 का यह हिंदुस्तान नहीं है, और सारी दिक्कत ही इसी बात की है कि भारत और चीन के बीच कोई आधिकारिक सीमा नहीं है। यही वजह है कि कभी चीन लद्दाख में तनकर खड़ा हो जाता है, कभी पूर्वोत्तर में अरुणाचल को अपना बताने की कोशिश करता है, कभी दक्षिण तिब्बत को अपना हिस्सा बताने लगता है। यह तब है जब 93 में समझौता किया जा चुका है कि किसी भी विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाया जाएगा। 1996 में तय किया गया कि एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर 2005, 2012, 2013 में भी समझौते हुए, लेकिन चीन के नाम के आगे चालबाज यूं ही नहीं लगता है। चीन बॉर्डर पर उकसावे वाली हरकत से बाज नहीं आता है। सवाल यही है, क्या यह चीन की चालाकियों का अंत है? और अगर नहीं है तो फिर चीन की चालाकियों का अंत कब होगा? क्या चीन पर भरोसा कर लिया जाए? आज इसी मुद्दे पर आज की डिबेट में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। दो दिन पहले ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, उससे पहले हुई समझौते की बात के बाद बॉर्डर पर हालात बदलने लगे हैं। चीन और भारत की तरफ से देपसांग डेमचोक इलाके से सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है। दोनों ही देशों के सैनिकों की तरफ से बनाए गए अस्थायी टेंट और स्ट्रक्चर उन्हें भी हटाया जा रहा है। समझौते के तहत इस कवायद के जरिए जून 2020 के पहले की स्थिति बहाल की जा रही है। जून 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों की तरफ से हुई झड़प के बाद इस इलाके में तनाव के हालात थे। कई ऐसे ठिकाने थे जहां पेट्रोलिंग रोक दी गई थी। वहीं इस मसले पर चीन के साथ बातचीत के कई दौर के बाद आखिरकार विदेश मंत्री ने भी साफ कर दिया कि ब्लॉक इलाकों को लेकर समझौता हो गया है। अब पेट्रोलिंग करने में कोई समस्या नहीं है। भारत चीन के बीच विवाद वाले कई इलाके थे जहां पेट्रोलिंग रोकने का फैसला किया गया। इनमें भारत और चीन के बीच एलएसी पर जिन 5 जगहों को लेकर विवाद था, उनमें देपसांग, डेमचोक, गलवान घाटी, पैंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग संघर्ष में शामिल था। हालांकि गलवान विवाद के बाद भारत और चीन की सेनाओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई। इसके जरिए दोनों देशों ने तनाव कम करने के रास्ते तलाशने शुरू किए, जिसके बाद गलवान, पैंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग से सेनाएं पीछे भी हट गई, लेकिन देपसांग और डेमचोक में सेना की मौजूदगी से संघर्ष का खतरा बना रहा। देपसांग में पेट्रोलिंग करना भारत के लिहाज से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि काराकोरम दर्रे के पास दौलत बेग ओल्डी पोस्ट से ये महज 30 किलोमीटर दूर है। पहाड़ियों के बीच ये सपाट इलाका है जिसका इस्तेमाल सैन्य गतिविधि में किया जा सकता है। वहीं डेमचोक सिंधु नदी के पास पड़ता है। अगर यहाँ पर चीन का कब्जा होता है तो इससे उत्तर भारत के राज्यों में पानी की आपूर्ति पर असर पड़ने का खतरा था। देपसांग और डेमचोक में हटाना शुरू कर दिया उन्होंने, तो ये अच्छी बात है। तो फूक फूक पर आगे कदम बढ़ा रहे हैं हिंदुस्तान में। अब पहले वाला हिंदुस्तान भी नहीं रहा ना, क्योंकि हिंदुस्तान जो है अब पूरा टक्कर लेने वाला है, जो कि हमने गलवान के समय में देखा। चाइना मन मर्जी नहीं कर सकता है। दुनिया के सबसे लंबे और विवादित बॉर्डर के तौर पर चर्चित एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर जो समझौता हुआ है, उससे रिश्तों पर जमी बर्फ पिघलने की उम्मीद बढ़ गई है। हालांकि सीमा का ये विवाद खत्म हुआ है, ऐसा भी मान लेना नाइंसाफी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो कुछ बुनियादी सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज की डिबेट में मेरा पहला सवाल यह होगा कि एलएसी में बदले हालात तो क्या नहीं होगा विश्वासघात? क्या हम चीन पर भरोसा कर लें?
क्या चालबाज चीन के आगे से चालबाज का नाम हटा दें? मेरा अगला सवाल होगा कि बॉर्डर पर उकसावे की हरकत से क्या बाज आ जाएगा चीन? क्या उसकी हरकतें कम हो जाएंगी? और मेरा अगला सवाल यह भी कि सीमा पर तनाव कम, तो क्या चीन पर भरोसा कर लें हम? इसी पर डिबेट करने के लिए हमारे साथ दीपक वोरा, पूर्व राजनयिक, इस वक्त जुड़ रहे हैं खास मेहमान के तौर पर। स्वागत है सर आपका। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप सभी का सर बहुत बहुत स्वागत है आज की डिबेट में, और सभी दर्शकों का तहे दिल से तो स्वागत करते हैं आज की डिबेट में। सबसे पहले वोरा सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अनुभवी हैं, आपने कई देशों में जाकर वहां के रुख को देखा है, उसकी नीतियों को देखा है। वैसे सारे हमारे एक्सपर्ट अनुभवी हैं बॉर्डर पर, लेकिन मेरा सवाल आपसे कि क्या चीन पर भरोसा कर लिया जाए सर, कि चीन की चालबाजियों को अभी भी निगरानी में रखना होगा? बेशक डेस्केलेशन हम कर रहे हैं। हमारी होसा बहुत अच्छा लगता है आपका, तो अब बहुत शानदार चैनल बन रहा है, बढ़ता जा रहा है। और फिर आप इतने सारे मेजर जनरल साहब को बुलाते हो, मेरी क्या जरूरत है? इनकी जानकारी मुझसे कहीं ज्यादा है। बट यू पर्सनली आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। ये मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं चीनियों की तरह मुंह से नहीं कहता हूँ। आपने पूछा क्या चीन पे भरोसा कर लिया जाए, मैं एक सवाल और पूछ लेता हूँ, क्या हमको खुदकुशी कर लेनी चाहिए, आत्महत्या कर लेनी चाहिए? एंड बाय वे ऑफ क्लैरिफिकेशन, मेरा परिवार बिखर गया था 62 में, मैं 11 साल का था चीन की लड़ाई में, जब धोखे से उन्होंने हम पे हमला किया। सो यू कैन अंडरस्टैंड मेरी, आई हैव वेरी स्ट्रांग फीलिंग्स। सर, एक रूसी भाषा में, आई डोंट नो एनी ऑफ आवर अदर कॉलीग्स ये रूसी बोलते हैं, पर एक कहावत है, एक मुहावरा है, दबरे न प्रोवेरिया। इसका मतलब है भरोसा करो पर ट्रस्ट बट वेरीफाई, देखते जाओ देखते जाओ, देख आंखें खोल के। और मैं उसको मॉडिफाई करता हूं चीन के बारे में, वेरीफाई वेरीफाई वेरीफाई, नेवर ट्रस्ट देम। सर, मेरी बात मानिएगा, ये मेरा कहना, सरकार का नहीं है। हमारे ट्रूप सब थोड़े पीछे हट गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब भी हमने दोस्ती करने की कोशिश की है, चीन ने उसको कमजोरी समझा है, और 1 महीने के अंदर आप देखेंगे वो फिर अपनी हरकतों पे आ जाएगा, हमें तंग करने की कोशिश करेगा। ये भी आप चीज देख लीजिएगा, उनका रीड आउट। एक तो पहले आपने देखा होगा जब पीएम मोदी मिलने गए थे, कमरे में गए जहां शी जिनपिंग इंतजार कर रहा था, तो पीएम साहब ने हाथ बढ़ाया। अरे तेरे में थोड़ी सी तमीज है ना पिंग पोंग, तो तू हाथ पकड़ के उनके साथ ले जाता झंडों के सामने। ये हमने कई बार किया है। साहब ने जल्दी हाथ उठा दिया, क्योंकि किसी ने उनको बताया नहीं था कि हैंडशेक होगा झंडों ध्वजों के सामने। लेकिन शो सम मैग्नेनिमिटी, कुछ अकल दिखा बेवकूफ आदमी। तो हम तो हमेशा कर दिया, कभी शी जिनपिंग इस तरह से कोई भी हाथ उठाता, पीएम साहब हाथ पकड़ के कहते आइए मैं वहां ले जाता। दैट्स ग्रेसफुल, इनमें ग्रेस नहीं है। दूसरी चीज सर, हमेशा मैं ये याद रखता हूं, मैं हैनोई में पोस्टेड था, 15 साल हो गए इस बात को। आसियन रीजनल फोरम, गिव मी अ मिनट, आसियन रीजनल फोरम जिसमें चीन भी है, उनकी मीटिंग हो रही थी विदेश मंत्रियों की, और सिंगापुर के विदेश मंत्री जो कि एक एथनिक चाइनीज हैं, तो उन्होंने चीन के विदेश मंत्री, 2010 की बात कर रहा हूँ, कहा कि भाई देखो तू बड़ी दोस्ती की बातें करता है, तो ये दक्षिण चाइना समुद्र जो है, यहाँ पे तू नौटंकी क्यों कर रहा है, हरकतें क्यों कर रहा है, हमें धमकियां क्यों दे रहा है? और आग बबूला होके चीन का विदेश मंत्री बोला कि सुन ओए सिंगापुर के विदेश मंत्री, तुम चूहे हो, मैं शेर हूं, ये हकीकत, समझ जाओ इस बात। इस तरह से बातें करते हैं आप दूसरे देशों के साथ, और फिर कहते हैं कि आज तो इतनी तेजी से इनके दोस्त खत्म हो रहे हैं, मेरा ख्याल टाइटैनिक जहाज भी उतनी तेजी से नहीं डूबा होगा, वो खोते जा रहे हैं। अफ्रीका के कई लोग आए, मेरी बात हुई, कहते वी डोंट ट्रस्ट दीज पीपल एट, कोई नहीं भरोसा करता, तो भारत कहां से भरोसा करेगा इनके ऊपर? बाकी सर, मेरा ख्याल है कि जो जनरल साहिबान यहाँ पर मौजूद हैं, या आपको विस्तार से बताएंगे डेम चौक और डेप्सैंग और हॉट स्प्रिंग्स में ये हो रहा है वो हो रहा है, बट द बेसिक इशू, इस देश पर इनका डीएनए बिगड़ चुका है। कम्युनिस्ट चाइना पर भरोसा करना आत्महत्या करने के समान है सर। आई एम सॉरी, आई स्पोक स्ट्रांगली, क्षमा कीजिएगा मुझे। नहीं सर, ऐसे कड़े भाषा की जरूरत है सर, खासकर चीनियों के लिए सर। मैं तो ये मानता हूं और मैं आपके वक्तव्य का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। बाकी मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन सर जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और उनका रुख करते हैं और जानते हैं उनकी क्या राय है इस पर। संजय मेस्टन सर। मेरी राय बहुत क्लियर है, चीन पे उसी दिन भरोसा कर सकते हैं, ये आप सुन लिएगा, उस दिन जिस दिन अरुणाचल प्रदेश को चीन फॉर्मली रिकॉग्नाइज करे और अपने नक्शों में अरुणाचल प्रदेश को दिखाना बंद कर दे। दूसरा, जिस दिन चीन हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी एक्साइज चेन वापस कर दे, उस दिन भरोसा कर सकते हैं। और तीसरा,
5180 स्क्वायर किलोमीटर टेरिटरी जो हमारी पाकिस्तान ने चीन को दी है, शक्सगाम वैली, वो वापस कर दे। मैं बोलूंगा चीन पे फिर हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन क्या वो ये 3 चीजें करेगा? उसका जवाब है कभी नहीं करेगा। और ये जो अभी बॉर्डर पे सब कुछ हो रहा है ये टेम्परेरी है, शॉर्ट टर्म मेजर्स है, और मेरे ख्याल उस लिहाज से ये ठीक है, शॉर्ट टर्म मेजर्स है, क्योंकि बॉर्डर पे तनाव कम जरूर होना चाहिए और उसके हमें कई फायदे भी हैं। देखिए आज हमारी फॉर्मेशन के पास ऐसा रोल भी है कि हम बॉर्डर स्विच कर सकते हैं, मतलब कश्मीर की तरफ भी जा सकते हैं। और आपको पता हाल ही में अभी काफी आतंकवाद गतिविधि बढ़ गई है कश्मीर वैली में भी, और साउथ ऑफ पीर पंजाल, तो हमारे फोर्सेस उधर के लिए भी अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन भरोसा नहीं कर सकते, ये शॉर्ट टर्म मेजर है और चीन वहां पर कभी भी पिन प्रिक्स करता रहेगा। 1 साल शायद ना करे, दिखाएगा पूरे विश्व को कि हम भारत के साथ खड़े हैं, और हो सकता है हमारा ट्रेड भी धीरे धीरे खुल जाए। लेकिन तो भी मैं बोलूंगा भारत की डिप्लोमेसी में तो ये जो 3 मैंने शुरू में जवाब बोले हैं, जो मैंने शर्तें रखी हैं, अब हमको वो बोलना चाहिए। हमारा अरुणाचल प्रदेश रिकॉग्नाइज करिए, 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एक्साइजन वापस करिए, शक्सगाम वैली 5180 स्क्वायर किलोमीटर वापस करिए, और फिर हम सारा ट्रेड व्रेड करने के लिए, ये हमारी रेड लाइन होनी चाहिए, भारत की रेड लाइन होनी चाहिए। ये मेरे ख्याल अभी तक किसी ने कहीं नहीं बोला होगा, आज मैं बोल रहा हूँ। और ये इंडियन डिप्लोमेसी को और हमारी पॉलिटिकल मास्टर्स को इस पे अब अमल करना चाहिए, नहीं तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स में धोखेबाजी होती रहेगी। वो उनका इतिहास है, उन्होंने हमारे साथ धोखेबाजी की है, और ये मैं बोलता हूँ कि हमारी रेड लाइन यही होनी चाहिए, हमारे इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज होना ही नहीं चाहिए। उसके बाद हम ट्रेड व्रेड सोचने चाहिए। कई हमारे लोग बोल रहे हैं कि नहीं अच्छी बात है, ये जो हो रहा है ट्रेड भी शुरू होना चाहिए, लेकिन वो मेरे ख्याल हमारे लिए एक अच्छी बात नहीं रहेगी। ये शॉर्ट टर्म मेजर है, टेम्परेरी मेजर है। लॉन्ग टर्म मेजर मैंने आपको बताया है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के लिए, वो यही है जिस दिन वो हमारी सारी टेरिटरी वापस कर दे, लेकिन उसका जवाब भी ये है कि वो होगा नहीं। और इस पे और आपने देखा है भूटान के ऊपर भी वो वहां पर, क्योंकि मैंने अपनी ब्रिगेड नथुला में कमांड की थी, वहां पर भी MK रिज है जो भूटान की, उसके अंदर भी वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। और उनका लॉन्ग टर्म एम है कि चुंबी वैली से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटना, और इसीलिए वो बांग्लादेश के साथ भी अपने संबंध ठीक करना चाह रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये हमारे लिए स्थिति अभी अच्छी नहीं है। लॉन्ग टर्म स्थिति हमको, अगर हमें अब लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा, जैसे चाइना ने 2050 तक लॉन्ग टर्म सोचा था, भारत को भी अब लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा। चीन के साथ हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और तभी हम स्ट्रेटेजी अगर करेंगे तो मेरे ख्याल हमारे सारे कदम वैसे ही चलेंगे, क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक आउटलुक क्लियर है तो हमारे डे टू डे कदम भी ठीक रहेंगे। मैं इस बात की सराहना करता हूँ कि अभी टेम्परेरी ये जो हो रहा है, जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो ठीक है, क्योंकि बॉर्डर पे तैनात होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दोनों तरफ अभी तैनात रहेंगे हमारे बॉर्डर्स, और उनके भी जो बॉर्डर फोर्सेस है तैयार रहेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म में बोल रहा हूँ, हमको लॉन्ग टर्म पे फोकस करना है। विवेक बिल्कुल, मैं सर आपकी बात से बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूं, और ये डीएस्केलेशन मुझे लगता है चाइना की एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। चाइना इस वक्त ताइवान में फंसा हुआ है, चाइना इस वक्त वियतनाम में अपने सिर को गड़ाया हुआ है, चाइना इस वक्त अमेरिका के प्रेशर में वो अमेरिका से टक्कर लेना चाह रहा है, तो चाइना बाकी चीजों को अभी रेस्ट के मोड में डाल रहा है। ये मौका है कि हम अपना खूंटा गाड़े और बोले कि भाई हमारी ये 3 मांगे पूरी करो, वरना डीएस्केलेशन का तो कोई मतलब है ही नहीं। मैं वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं, मेजर जनरल वीके दत्ता सर, उसके बाद में संजय सोई सर आपके पास आ रहा हूं। वीके दत्ता सर, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए, ऐसा है, किसी भी आदमी की इज्जत तब होती है जब वो ताकतवर होता है। अगर आप कमजोर हैं तो आपकी इज्जत नहीं होगी। तो अभी चीन ने जो कोशिश करी थी 2020 में, जबकि कोविड पीक में था, वो जिनजियांग में एक्सरसाइज करके तुरंत वहां से घूम के हमारे लद्दाख के इलाके में आके डिप्लॉय हो गया और उन जगह को ऑक्यूपाई कर दिया जो हमारी डिस्प्यूटेड एरिया, मतलब जो क्लेम लाइंस हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, जो हम सिर्फ पेट्रोलिंग करते थे, वहां पे कभी भी कोई परमानेंट डिप्लॉयमेंट नहीं होता था। तो जब उसने वो कर दिया तो हिंदुस्तान के पास कोई चारा नहीं था कि तुरंत उसको रिस्पॉन्ड करे। और उस माहौल के अंदर जब कोविड चल रहा था, 15-20 दिन के अंदर 50,000 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स मिरर डिप्लॉयमेंट में इनके सामने जाके खड़े हो गए। और जो गलवान की घटना भी घटी, जहां पे इनको मार मार के लिटाया, इन्होंने क्लेम किया कि सिर्फ हमारे 5 मरे हैं, लेकिन जो हमारे इनपुट हैं उससे जाहिर होता कि कम से कम इनके 60-70 जवान मारे गए थे गलवान के क्लैश के अंदर।
तो उसके बाद चीन का जो एक सुपरमैन का रुतबा था वो पंचर हो गया पूरी दुनिया में। अरे दुनिया ने बोला हिंदुस्तान से तो पिट गया ये। तो जब ये इसका जो एक रुतबा खत्म हुआ और मिरर डिप्लॉयमेंट हो गया और इसने सोचा चलो 1 विंटर हो जाएगा, 2 विंटर, 5 साल इंडिया की फौज वहां डटी हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हुआ पूरा, हमारी एयरफील्ड्स अपग्रेड हो गई हैं, हमारे जो एडवांस्ड एयरक्राफ्ट हैं, जो हमारी मिसाइल सिस्टम्स हैं वो डिप्लॉय हो गए हैं, हमारा जो आर्मर उस इलाके में सक्षम हो ऑपरेट करने का उसको हमने टेस्ट कर लिया है, हमारे नए आर्मामेंट बन रहे हैं उस एरिया में ऑपरेट करने के लिए। और 62 की जंग के बाद और 62 के दौरान भी जहां भी चीन के साथ हमारे जवान लड़े, इनको मुंह तोड़ की खानी पड़ी और वो जो हमारा इतिहास गवाह है। उसके बाद 67 में नाथुला में मार मार के इनको डरा दिया, 300 चीनियों को मारा था वहां 1967 नाथुला में। उसके बाद 85 में इन्होंने कोशिश करी अरुणाचल में आगे आने की, उनको वहां इंडियन आर्मी ने रोक दिया। तो उसके बाद इंडियन आर्मी जो है वो बैटल हार्डन्ड आर्मी है, चाहे वो 65 की जंग हो, 62 के बाद 71 की लड़ाई, 99 की लड़ाई, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लगातार, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, पंजाब हो, J&K में हो, वो लगातार चल रहा है। तो इंडियन आर्मी जो है हर एक सोल्जर बैटल हार्डन्ड है, वो गोली चला चुका है दुश्मन के सामने। और ऐसी फौज के साथ लड़ना चीन के लिए उसको एक नजारा मिल गया। जो रूस यूक्रेन की जंग हुई, जब यूक्रेन ने पूरी 3 साल होने वाले अभी रशिया को रोक के रखा हुआ है, तो चीन ने सोचा कि अगर हिंदुस्तान के साथ जंग हो गई और मान लो हिंदुस्तान तो खुद ही लड़ लेगा, अगर अमेरिका ने भी इसके मदद कर दी तो चीन का क्या होगा। इंडिया उस समय फिर डिफेंसिव ऑपरेशन नहीं होता, हमारी स्ट्राइक फोर्स बन चुकी हैं, हम चीन के अंदर घुस जाते, हम चुंबी वैली हो, चाहे अक्सर चीन के प्लेन्स हो, चाहे नॉर्थ सिक्किम में हो, हम जाते चीन के अंदर उस समय। ये उसको मालूम था। अभी जितनी मर्जी मिसाइल मार ले, कुछ हो जाए, उससे कुछ नहीं होने वाला। जो बूट्स ऑन ग्राउंड होते हैं, बूट्स ऑन ग्राउंड मैटर। आप 1 इंच कब्जा नहीं कर पाएंगे, हम आपको बढ़ने नहीं देंगे। हमारा सोल्जर जो है वो चावल खा के भी लड़ लेगा वहां पे। इनके जो 1-1 साल के वो आते हैं, वो जवान लड़के रोते हैं वहां जब उनको पता चलता गलवान में हिंदुस्तान की फौज के सामने जाना, उनको रोता हुआ आपने शायद वीडियो भी देखे होंगे। तो ये चीन की फौज है। उसके अलावा चीन का जो पूरी दुनिया के अंदर एक जो क्या बोलते हैं उसकी इज्जत, उसकी फजीयत हो गई। उसके साथ साथ में ताइवान के अंदर जो हरकत कर रहा है, इसकी इकोनॉमी डामाडोल हो रखी है, उसकी तकरीबन 4% के करीब की वो ग्रोथ है। हिंदुस्तान की ग्रोथ 7% एंड अबव चल रही है अभी। इंडियन आर्मी दुनिया की 2nd लार्जेस्ट आर्मी और 4th स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है। तो ये चीन को मालूम है। इंडियन, वो कहते हैं ना, भगवान जो अच्छा करता है, जो भी करता अच्छा करता है, वही हुआ। अगर ये हमें 2020 के अंदर ये हरकत नहीं करता, हम सोचते हैं चलो यार बुरी बात है सर, ट्रांक्विलिटी हो रखा है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, तो कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसने हमको सोए हुए शेर को जगा दिया। जी बिल्कुल सर। और शेर जो है ये पंजा मारने के लिए तैयार है। इसके अलावा इसकी इकोनॉमी, इसके टिकटॉक, इसके हवाई जहाज हमने बंद कर रखे हैं। तो ये इसको चीन को पता है। और उसके साथ साथ में मैं ये भी बोलूंगा, हमारे जो संबंध रूस के साथ हैं, पुतिन साहब ने भी बोला होगा, भाई शी जिनपिंग तू क्या कर रहा है, किसके साथ पंगा ले रहा है वो। बिल्कुल, ये खबर मिली है सर, मुल्क है जो इधर भी खड़ा है उधर भी खड़ा है और दोनों तरफ हमारे मित्र हैं जी। तो ये मेरा मानना ये है कि भरोसा करने की जरूरत नहीं है पूरा, जब तक फैसला नहीं हो जाता। बिल्कुल, चीन को सर समझाया होगा कि भाई नहीं हो जाता जी, जब बॉर्डर डिमार्केट हो जाए, वहां पे पिलर गड़ जाए, उसके बाद हम बोलेंगे ठीक है भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। उससे पहले कोई भाई भाई नहीं है। हम भी अपना पाउडर ड्राई रखेंगे, वो भी अपना पाउडर ड्राई रख ले। हम तब तक अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर तवज्जो देंगे, वो भी दे ले। हमें अभी 5th से 3rd इकोनॉमी बनना है दुनिया की, तो हमारा फोकस हुआ है आज के दिन में। ओवर टू सर। देखिए कितनी बुरी बात है सर, मैं संजय सोई सर के पास जा रहा हूं, मेजर जनरल रिटायर्ड संजय सोई सर, कि जब पूरी दुनिया कोविड से जूझ रही थी तो इन चीनियों के दिमाग में पाप चल रहा था कि हिंदुस्तान में थोड़ा और घुस के 2-4 किलोमीटर अपने पास रख लेते हैं। पूरी दुनिया मानवता से, इंसानियत के से जो है वो 2-4 हो रही थी कि भाई मानवता इंसानियत के नाते एक मुल्क दूसरे की मदद कर दे। इन चीनियों के दिमाग में जमीन हड़पने का प्लान चल रहा था। तो ये जब दुनिया आफत में थी, क्राइसिस में थी, तो ये जमीन हड़पने का प्लान बना रहे थे। अब जब ये सिचुएशन और डीएस्केलेशन करे तो कैसे भरोसा कर ले संजय सोई सर?
नहीं, बिल्कुल विवेक, मेरे से पहले तीनों स्पीकर ने बहुत ही अच्छी बातें कही। इनफैक्ट सभी की बातों में पूरी तरह सहमत हूँ। एक दो बातें और ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर जी सर। कि देखिए, सबसे पहले जो भी आपने बताया कि जब कोविड का समय था, उस समय में जब पूरी दुनिया एक त्रासदी जीत रही, तब शायद चीन ने सोचा कि अच्छा मौका है, अब मैं यहाँ पर आगे बढ़ के गलवान साइड, लद्दाख साइड में कब्जा कर लेता हूँ। जी पर सर। जैसा कि जनरल दत्ता ने बताया था, बिल्कुल सही बात है कि हमने किस प्रकार से बहुत कम समय में वहां पर कुछ भी अकोमोडेशन नहीं होते हुए भी 50,000 ट्रुप्स लगा दिए, और चीन को महसूस हुआ कि इतना आसान नहीं है। ये आज उसने गलत जगह पंगा ले लिया, गलत जगह उसने अटैक करने की कोशिश की है, कैजुअलिटी हुई उनकी, उनकी ट्रुप डिप्लॉय रहे, और आज दुनिया में धीरे धीरे वो अकेले होते चले गए हैं। आज जैसा आप बता रहे थे, एम्बेसडर बोरा बता रहे थे कि आज वो अकेले भी होते जा रहे हैं, पूरी तरह से अकेले। आज दुनिया उनके साथ में खड़ा कौन है? तो कई बार ये जो बातचीत है, ये बिल्कुल हो सकता है टेम्परेरी बात हो, ताकि एक सांस मिले उसको, एक तरह से कहीं ना कहीं ये एक फ्रंट को सिक्योर करे कि भैया भारत की तरफ से शांति रहे, यहाँ से मैं कुछ ट्रूप्स निकालूं। वहां के ताइवान है कि साउथ चाइना सी है, और उसके अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम चल रही है, आज उसके अंदर इकोनॉमी की भी इशू चल रही है, ये सब देखते हुए कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि टेम्परेरी बातचीत हो कि हाँ, इनको हम किस प्रकार से भारत को शांत किया जाए। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल इस चीज से, मैंने पहले भी मेरा विचार रहा है कि मेरा मिलिट्री माइंड यही कहता है कि हमें चौकस रहना पड़ेगा। जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, वो जिस स्पीड से चल रहा है उसी प्रकार से करता रहे। जो मतलब सेनाओं सर का आप ये कह रहे हैं कि आधुनिकीकरण, इनकी, संजय सोई सर, इनकी कोटाई में कोई कमी नहीं रखी जाएगी बॉर्डर पर, बेशक डी एस्केलेशन हो रहा है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रूप तैयार है, ट्रूप्स और इसमें तैयार रहेंगे, ये भी जी सर। मुझे पूरा भरोसा है। क्योंकि आज हमारे चीफ से लेके नीचे तक के विचारधारा ये है कि हम अपने गार्ड्स डाउन नहीं कर सकते हैं, अपने आप को ढीला नहीं कर सकते। चीन का कोई भरोसा नहीं है। हालांकि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव ये कहूंगा, जैसे कि जनरल दत्ता ने बताया कि अच्छी न्यूज है कि डी एस्केलेशन हो रहा है, थोड़े से ट्रूप शायद पीछे आए, लेकिन जो नजर रखने वाली बात है, जो भरोसे वाली बात है, वो हम नहीं छोड़ सकते। अच्छी न्यूज ये है कि डिसएंगेजमेंट हो रहा है। उन्होंने आज जैसे खबर आई है, तकरीबन चौंगडी रिवर के सामने 45% जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ रही है, डेवलपमेंट तो हो रही है ऑन ग्राउंड। तो ये पहला रहेगा स्टेप कि कैसे धीरे धीरे भरोसा डेवलप किया जाए। रातों रात जो 4 साल से क्या, 1962 से ये कहानी चल रही सर है। मुझे जब भी कोई ना कोई हमारी अच्छी बात होती है, कहीं डेवलपमेंट होती है, चाइना कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं कोई टांग अड़ाए, चाहे वो हमारी किसी मिलिटेंट को यूएन में आतंकवादी घोषित करना चाहे, तो वहां पर चाइना वीटो कर देता है। इसलिए कर देता है भाई, क्या आप आतंकवादी सब जगह वही है, तो या पाकिस्तान को कहीं ना कहीं भड़काता रहता है। आज अगर पाकिस्तान ज्यादा कूदता है, तो ज्यादातर मेरे हिसाब से चाइना की वजह से ज्यादा। सोई सर मुझे एक जानकारी ये भी मिली थी जी, सोई सर मुझे एक जानकारी ये भी मिली थी कि जब गलवान में कूटे गए थे चीन के सैनिक, तो वहां पर गलवान में चीनियों की तैनाती किस रेजिमेंट की होगी, कौन कौन सी जो लोग हैं उनकी जो सेना वहां रहेगी, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ। और बाद में इस बात का प्रेशर चीनी गवर्नमेंट पे बन गया कि भाई वहां पर जो ट्रूप्स हैं वो रुकना नहीं चाह रही हैं, क्योंकि वहां एक तो -30-40 डिग्री का टेम्परेचर है और सामने इंडियन आर्मी है। बिल्कुल, ये जो जनरल दत्ता ने बताया ना, वही बात यहाँ पे निकल के आती है कि किस प्रकार से हमारी सेना बैटल हार्डन है। हम लोग साइची में डिप्लॉयड रहे हैं, हम लोग कश्मीर बॉर्डर पर रहे। मेरे ऊपर से पता नहीं कितनी बार गोली गई है, कितनी बार मेरा एनकाउंटर हुआ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। फायरिंग चालू हो जाती है, मैं आराम से पोजीशन देखता हूँ, रिप्लाई करता हूँ, रेस्पॉन्स करता हूँ, चट्टान में देखता हूँ, पत्थर देखता हूँ, पेड़ देखता हूँ, उसके बाद एक्शन करता हूँ। मुझे आदत है गोली के नीचे रहने की, मुझे आदत है आर्टी शेलिंग के नीचे रहने की। मुझे पता है चाइना के जो ट्रूप्स है, आधे कॉन्सेप्ट से वो भागना चाहते हैं वहां से। कहाँ पे हमें फंसा दिया, -30 डिग्री में, -40 डिग्री में। कई बार वीडियो आए किस प्रकार के, हमने उनके बयान देखे हैं, जो कहीं रो रहे हैं, चिंता है, परेशान है। तो यहीं पे ये फर्क है। और मैं आज ही देख रहा था कि जो हमारे ट्रूप्स है वो गाँव से आते हैं, टफ है, ऐसे टफ है, 40-50 किलो लेके ऐसे चल जाते पहाड़ों पे, कोई चिंता नहीं उन्हें। तो ये जो ताकत, जवानों की ताकत, इनको अंदाजा तब लगा जब ये गलवान में भिड़ंत हुई। किस प्रकार से एक एक जब लगाया उन्होंने, तो एक गिर के 4 पलटियां खाते हुए जाते पीछे। तो यहाँ पर जो हमारे ट्रूप्स की जो ताकत है, मैंने खुद देखा है, चाहे कहीं के भी ट्रूप्स हो, वो सब गाँव से आते हैं। बहुत जबरदस्त उनके अंदर जज्बा है,
ताकत सर इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग भी वैसे ही होती है सर, में सक्षम रहते हैं। जी सर। मैं जा रहा हूं दीपक वोरा सर के पास। दीपक वोरा सर, ये पाखंड क्यों है फिर? चीन की मजबूरी होगी सर इसमें, चीन की कोई दरिया दिली नहीं है सर, इसमें मजबूरी होगी सर। ये ऑक्टोपस की तरह इसने 8 पांव दुनिया में फंसा रखे हैं और ये जान रहा है कि अगर वहां डीएस्केलेट नहीं किए तो फिर हम ताइवान पर एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे, फिर हम अमेरिका पर एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे, फिर हम वियतनाम पर एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे, या हमारे 16-17 जितने डिस्प्यूट हैं बॉर्डर के अलग अलग देशों के साथ, हम वहां एग्रेसिव नहीं हो पाएंगे। इसलिए इसको अभी ठंडे बस्ते में डालो, इसको बाद में देखेंगे। आपने ब्रिलियंट जो आपने एनालिसिस किया सर। उससे पहले 3 हमारे जनरल साहिबान हैं, मैं फौजी परिवार से संबंध रखता हूं और तीनों ऐसे जो सपूत हैं, बेटे हैं हमारे देश के। आई सैल्यूट यू सर, आप सबको मेरी तरफ से, मेरी लेट फादर की तरफ से। सर मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये वन चाइल्ड पॉलिसी ने तो बर्बाद कर दिया। अब तो 70, मैं भी चीन की फौज में भर्ती हो सकता हूं 73 साल की उम्र में, क्योंकि उनके पास एक जनरेशन ऑफ चाइनीज जिनका ना कोई भाई है ना बहन है। वन चाइल्ड पॉलिसी, अब पछता रहे। आप पिंग पोंग की स्टेटमेंट्स पढ़िए, अपनी फौज को कहता है यू मस्ट बी रेडी कि एट अ मोमेंट्स नोटिस टू फाइट। अभी हफ्ते भर पहले का बयान है सर, देख लीजिए। और आपको अपनी ट्रेनिंग को इंप्रूव करो, ये करो वो करो। उसको पता है कि नहीं लड़ सकते। सर हमारे लोग, जनरल साहब आपको बताएंगे, वो एरिया में कई बार गया हूँ कारगिल में, जब ट्रेन में स्पेशल एडवाइजर, हमारे लोग तो पैदल जाते हैं पेट्रोलिंग में, ये आते हैं कार के अंदर, बाहर नहीं निकलते, ठंड ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर अफवाह उड़ी थी 2 साल पहले कि अब चीनी जो है पीपल्स लिबरेशन आर्मी टिबेटन्स को रिक्रूट करेंगे। 200-300 टिबेटन आपने ले भी लिए, क्योंकि उनको ये डर था कि टिबेटन्स तो हमारे साथ लड़े थे विकास, और वो कैलाश हाइट्स को जो हमने लिया था, विकास बटालियन एटसेट्रा, स्पेशल फोर्स, मैंने कहा हम भी टिबेटन्स को लेंगे। फिर किसी ने बताया टाइगर तुम ट्रेनिंग दे दो, दलाई लामा ने बोला भाई छोड़ दो इनको, भारत की तरफ आ जाओ, वो सब भाग के आ जाएंगे। वो कोई पागल है ये लोग, दे आर मैड। ये लोग कौन से अफसाने। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा सर, जनरल साहिबान ये जानते हैं 1950s में कम्युनिस्ट चाइना बना, तो हमने उनसे बताया कि जो आपके मैप्स हैं वो बिल्कुल बेकार के हैं, आप तो भारत की धरती को दिखा रहे हैं। और हमने उनको एक एस्केप क्लॉज भी दिया, हमने कहा हम जानते हैं कि ये पुराने मैप्स हैं। तो चीन ने कहा पुराने हैं, हम इनको देख लेते हैं, हम कर लेंगे। और जब उन्होंने नए मैप्स पब्लिश किए, 50s की बात कर रहा हूं, और भी ज्यादा भारत की धरती उन्होंने दिखाई। फाइनली एक कॉन्वर्सेशन सर, अभी आपने कहा कि इनकी फौज कमजोर हो रही है, इकोनॉमी खत्म हो रही है, आप जहां इंटरनेशनल रेपुटेशन खत्म हो रही है। मेन चीज सर ये इनका होता था वो नेता माओ डिंग डोंग। 1962 में जब हमला हुआ तो डिंग डोंग साहब ने यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया था, और फिर 72 में उसकी मुलाकात हुई थी। वो अमेरिकन जो बड़ा 100 साल की उम्र में मर गया, अच्छा किया, बड़ा किसिंग वाला आदमी, सबको किस करता था, क्या नाम था उसका, किसिंजर। तो वो जो वो मुलाकात हुई माओ के साथ, एंड सर दिस इज नाउ डीक्लासिफाइड स्टेट डिपार्टमेंट रिकॉर्ड। उसने पूछा कि आप लोग यूनिलैटरल सीज फायर क्यों डिक्लेयर किया? तो माओ का जवाब, जो धरती हमने लेनी थी, जो हमारी थी, हमने ले ली, अब तो और कोई रीजन ही नहीं, तो हम सीज फायर करके वापस आ गए। 50 साल तक तो वो बॉर्डर ठीक था, माओ बॉर्डर। अब क्या हो गया, क्योंकि डिंग डोंग को अपने बिस्तर के नीचे एक कागज मिला, नहीं जी चेन्नई भी हमारा है, कन्याकुमारी भी हमारी है, तो फिर से शुरू हो जाते हैं ये लोग। ये ऐसे बदतमीज हैं, ऐसे खर दिमाग लोग हैं, इन पे भरोसा, they will invent anything to prove कि सर मैं फाइनली एक सर आई थिंक द जनरल्स नो बट इफ यू डोंट सर, ये इनका एक लीडर गया था इजिप्ट। ये चीनी कहते हैं हमारी 3000 साल पुरानी सभ्यता है। तो इनका एक लीडर, इनका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर 90s में इजिप्ट गया, तो वो पिरामिड्स दिखा रहे थे, और उसने पूछा कितने पुराने, इजिप्ट ने बोला 5000 साल पुराने। तो ये सोचने लगे यार तो हमारी सभ्यता से भी ज्यादा पुरानी। तो वापस आया चीन में, अपने प्रोफेसर को बुलाया, कल सुबह तक प्रूफ लाओ कि हमारी 6000 साल पुरानी सभ्यता है। ये तो एंड आई एम नॉट जोकिंग, दिस इज रियलिटी व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो ऐसे लोगों के साथ हाउ कैन यू डील विद, यू कैन डील विद रीजनेबल पीपल। चलो बदमाश है, चोर है, रीजनेबल है, जो टोटली इररेशनल है, कैसे डील करोगे उसके साथ? मुझे तो पता नहीं सर। 51 साल कूटनीति में अगर इसे आप समझ सको, मुझे भी समझाना, यही मैं कहूंगा। आई डोंट नो हाउ टू डील विद दीस गाइस। चलिए यही सवाल मैं संजय मिश्र सर के पास ले आता हूं। संजय मिश्र सर, क्या मजबूरी है चाइना की? मजबूरी है, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। चाइना की मजबूरी है, चाइना कंफ्यूज स्टेट है, जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी बोला है, उसको खुद नहीं पता वो क्या चाहिए। वो अभी तो ये भी सोच रहा है
कि वो चाइनीज अभी जो पुराने जमाने में एम्पायर्स होते थे वो उस लिहाज से सोच रहा है कि अभी चाइनीज एम्पायर बनाने हैं, इसीलिए ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया ये साउथ चाइना सी में हाथ मार रहा है। जैसे अभी एम्बेसडर वोरा ने भी बताया था, वहां पर उन्होंने किसी बातचीत में सुना था कि चीन के राजदूत का क्या स्टेटमेंट था वहां पर। तो साफ जाहिर है कि वो साउथ चाइना सी में जापान के साथ, ये कोरिया के साथ, सबके साथ लगा हुआ है, फिलीपींस के साथ, और ताइवान को तो वो हड़पना चाहता है। विस्तारवादी जो उसकी नीति है वो अपनाना चाहता है, और उसने इकोनॉमिक तौर पे भी आपने देखिए वो ब्रिक्स जो अपनी रोड बना रहा है वो BRI वाली हर जगह वो फैलाना चाहता है। चीन तो यहाँ तक ऑस्ट्रेलिया में घुसा हुआ है, ब्राजील में घुसा है, अर्जेंटीना में घुसा हुआ है। मैं रवांडा में था 94, वहां जो सड़कें बनाई थी चीन ने घुसा था। तो चीन की जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ ये है कि वो अमेरिका से टक्कर लेना चाहता है। और अभी ये जो ब्रिक्स है ये भी शायद पुतिन को दिखा रहा है कि वो उसका दोस्त है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ब्रिक्स में भी दिखाना चाहेगा कि वो नंबर 1 है, क्योंकि वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी ब्रिक्स को लीड कौन करेगा। तो मेरे ख्याल चीन ये भी चाहता है कि दो तीन ब्रिक्स मीटिंग के बाद वो वहां दिखाना चाहेगा। तो उसके ना रूस के ताल्लुकात अच्छे रहेंगे, भारत के साथ तो होंगे नहीं, पूरी विश्व में वो अभी आइसोलेट होता जा रहा है। उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो फ्रेंड है पाकिस्तान। और अभी हाल ही में जो ये टनल पे अटैक किया है 4-5 दिन पहले, पाकिस्तानी वो जो उनका स्टेटमेंट था टेररिस्ट, ये हमने इसलिए किया है चीन को वहां पर भारतीय सेना ना पहुंच पाए और वो एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, तो ये उनकी दोस्ती है, ऑल वेदर दोस्ती। तो उनका एक टेररिस्ट दोस्ती है और वो है पाकिस्तान। बाकी पूरी विश्व में मेरे ख्याल चीन को आज कोई नहीं चाहता, और इन्होंने जिस प्रकार यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी अपना घुसपैठ कर लिया है, खासकर ये फंडिंग करके, जितनी 15 में से जो UN एजेंसीज हैं, कई एजेंसीज के अंदर ये घुस गया है, और इनके जो नंबर 1 या नंबर 2 है वो चीनी है। तो ये हर जगह घुसपैठ करना चाह रहे हैं, और मुद्दा इनका बहुत बड़ा क्लियर है कि ये अमेरिका के साथ टकराव लेना चाहते हैं और विश्व का नंबर 1 लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन ये उनकी मेरे ख्याल गलत फहमी है, वो एक रीजनल लीडर भी नहीं बन पाएगा। कुछ साल के बाद आप देखिएगा, जैसे एक पॉइंट उठा था कि ना तो उनके पास लोग होंगे लड़ने के लिए, ना उनके पास लोग होंगे उनकी इकोनॉमी को चलाने के लिए, बुड्ढे थोड़ी चढ़ाएंगे। तो वो कंफ्यूज नेशन है, और मेरे ख्याल उसको अगर चीनी को सही होना चाहिए तो उसको विश्व में जो भारत एक रोल अदा कर रहा है, एक डिप्लोमेटिक और डायलॉग के तौर पे कोऑपरेशन करके भारत के साथ भी इसको कोऑपरेट करना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ हम तो मानेंगे जिस दिन वो कोऑपरेट कर रहा है, ये तीनों टेरिटरीज हमें वापस दे दे और अरुणाचल को अपने मैप से हटा दे, हम तो बोलेंगे कि बिल्कुल ठीक है, फिर हम करेंगे कोऑपरेशन। वो एम्पायर की तरफ जा रहा है, वो इस पूरे इलाके में एम्पायर, आप देखना अभी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की तरफ भी इसका हाथ बढ़ेगा। तो ये साफ जाहिर है कि वो एक विस्तारवाद एम्पायर वाली नीति कर रहा है, तो कंफ्यूज्ड है, और मेरे ख्याल वो कंफ्यूजन में इसको कोई समझाने वाला भी नहीं है, क्योंकि जब वहां पर एक डिक्टेटर बैठा है, कम्युनिस्ट पार्टी बैठी है, उसको कौन समझाएगा, उसके लोग भी नहीं समझाते, इसलिए तो डेमोक्रेसी से फायदा होता है। तो वहां मेरे को लगता है उसका अंत विनाश ही होगा। विवेक, हाँ, ये भी कह सकते हैं सर, विनाशकाले विपरीत बुद्धि, जिस तरह की चाइना की हरकतें हैं। वैसे भी मैं वीके दत्ता सर के पास जा रहा हूं, उसके बाद मैं संजय सोई सर आपके पास आ रहा हूं। वीके दत्ता सर, अगर आप देखेंगे तो चीन जो है वो ग्वादर में ब्लीड कर रहा है सर, वो ताइवान के एंड पे संघर्ष कर रहा है, वो हर रोज घुसपैठ की कोशिश करता है, कहता हम हमला करेंगे 27 तक इसको ले लेंगे। इसके अलावा सर साउथ चाइना सी में जापान से टकरा रहा है, अमेरिका से टकरा रहा है, फिलीपींस से तो टकरा ही रहा है सर। मालदीव गया था, पिट के वापस आ गया। अभी मोइजू भारत आए थे, उन्होंने कहा कि भैया माफ कर दो, चीन से बचा लो। तो ये जो चारों तरफ से ये आइसोलेट होता जा रहा है और खुद को ये पावरफुल समझ रहा है, और पावरफुल समझने के बाद कहता है डीएस्केलेशन कर लो। वीके दत्ता सर, आपकी आवाज एंड में कट गई। एनीवे मैं विल आंसर योर क्वेश्चन। जी सर। ऐसा है, चीन ख्वाब देख रहा था कि जो एंसेस्टरली, जो उनके दादा परदादा के जमाने में कोई चीन हुआ करता था, वो कहता हम वो चीन को दोबारा वापस बना देंगे। अच्छा, इसके दौरान अगर आप एक्चुअल चीन का नक्शा देखेंगे, वो एक बिल्कुल गुब्बारे की तरह है। गुब्बारा, उस गुब्बारे ने क्या किया, दाने हाथ मारा, उसने मंचूरिया को पकड़ लिया, उसके बाद उसने मंगोलिया को पकड़ लिया, बाद में वो क्या बोलते हैं तुर्किस्तान, जो ईस्ट तुर्किस्तान, वहां पहुंच गया,
तिब्बत को पकड़ लिया उसने, और उसने देखा कि मैं सब कुछ पकड़ता जा रहा हूं, मेरे खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा। इससे उसके हौसले और बढ़ गए। अब वो आस्ते आस्ते बोला मेरी इकोनॉमिक पावर बढ़ रही है, मैंने दुनिया की सबसे बड़ी नेवी बना दी है, अब मेरी फौज इतनी तगड़ी हो गई है, जो कि जो उनकी स्ट्रेंथ है नंबर्स में वो इतने ज्यादा हो गए हैं, तो अब मैं जो है जो मेरे एंसेस्ट्रल क्लेम थे उनके ऊपर मैं कब्जा करता हूँ, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो लद्दाख के अंदर हो, चाहे वो दुनिया के किसी इलाके में हो। और साथ साथ में जो गरीब मुल्क हैं उनको पैसा दे दे के उनको अपना मुताज बना दिया। जो हमारे पुराने जमाने के जिसको हम बोलते थे वो जो होता था ना, जो सूद देता था और गरीब आदमी को अपना गुलाम बना लेता था, वही काम ये कर रहे थे। मैं मालदीव के अफसरों की ट्रेनिंग कराता हूँ महीने में 2 बार। इनके पूरे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो आते हैं हिंदुस्तान में ट्रेनिंग के लिए। तो मैं अपने लेक्चर में कम से कम 20 मिनट उनको मैं मॉरल लेक्चर देता था, उनको बताता था भैया तुम क्या कर रहे हो, हिंदुस्तान, इंडिया कम्स टू यू एज अ फ्रेंड, चाइना विल कम टू ग्रैब यू। मैंने कहा 1988 में जब आपका प्रेसिडेंट को हमला करके वो कू होने वाला था, मैं उस समय स्पेशल फोर्सेस का कमांडर था और मैं 2 घंटे के अंदर मोबिलाइज होके वहां पहुंच गया था। बाद में हमारा पैरा ब्रिगेड भी मोबिलाइज हो गया था। तो अमेरिका ने उस समय बोला कि इंडिया इज अ रीजनल सुपर पावर, जो कि एक पैरा ब्रिगेड वर्थ और स्पेशल फोर्सेस को 2 घंटे से लेके 5 घंटे के अंदर मोबिलाइज कर सकता है, हजारों किलोमीटर दूर। तो ये जब मैं उनको बात बताता हूं तो तब मैं उनको ये भी बताता हूं कि हमारी जो सिविलाइजेशन कनेक्टिविटी है, 2-3 हजार साल पुरानी हमारे जो रिश्ते हैं, जहाँ पे हिंदुस्तान से लोग उधर सेटल हुए, उधर के लोग इधर आ गए, उसके बाद इस्लाम आ गया, जो भी हुआ, तो लेकिन क्या है, हिंदुस्तान हमेशा दोस्त की राह जाएगा। हमने बांग्लादेश को आजाद किया, बांग्लादेश को उनका हवाले करके हम आ गए, हमारे डिस्प्यूट हमने नेगोशिएशन के साथ सुलझाए उनके साथ। हमने ये नहीं बोला ये चिकन नेक मेरा हो गया और ये जो कॉरिडोर ये मेरा हो गया, अभी तुम ये छोटा सा बांग्लादेश पकड़ के बैठ जाओ। नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, मंशा नहीं है किसी देश के ऊपर कब्जा करने के लिए। और यही बात मैं पाकिस्तान के जो अवाम है उनको बोलता हूं कि आप पाकिस्तान आर्मी को भगा दो, आप निकाल दो, उसने लूट लिया आपको। इंडियन आर्मी आपको गारंटी देती है हम एक कदम नहीं रखेंगे पाकिस्तान के अंदर, सवाए J&K के, जो पाक ऑक्युपाइड है वो हमारा है, उसके अलावा हम कुछ नहीं लेंगे तुम्हारा। इसको फौज को जुतियां मारो, लूट के खा गई तुमको। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो इनकी विस्तारवादी सोच है चीन की, इनको भी आस्ते आस्ते समझ आ रहा है कि अब ये जो दुनिया है ये मल्टीपोलर हो गई है। अब ये यूनिपोलर बाईपोलर ये नहीं है, मल्टीपोलर है। और उस पोल के अंदर हिंदुस्तान का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और हिंदुस्तान कोई पुश ओवर नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हो गए हम आज के दिन, दुनिया की सबसे जवान हमारी जो डेमोग्राफी है, हमारे जो नागरिक हैं 35 साल की उम्र है उनकी। ये चीन के बुड्ढे क्या लड़ेंगे हमारे साथ? मैं 74 साल का हो गया हूं, मैं भी आज जाके लड़ सकता हूं वहां, मेरा निशाना भी बिल्कुल बुल में जाके लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये गलत ख्वाब देख रहे हैं, जितना जल्दी जाग जाए उतना अच्छा है। अपने देश की तरक्की करें, अपने लोगों की तरक्की करें, पड़ोसियों के साथ अच्छा रिश्ता बनाएं, दुनिया को एक पीस एंड ट्रैंक्विलिटी दें अगर वो चाहते हैं दुनिया की तरक्की। लेकिन हमारे बहुत सारे दुनिया के ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं चाहते। कोई इंडस्ट्री चलाना चाहता है, कोई आर्म्स बेचना चाहता है, कोई तेल बेचना चाहता है, और उसके चक्कर में दुनिया में जगह जगह जंग लगी पड़ी है। तो आज के दिन में हिंदुस्तान खड़ा है एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह। हम इनसे नहीं झुकते हैं, हम अपना डिफेंस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हम अपना बायोफ्यूल बना रहे हैं, हम जो अपनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, सोलर एनर्जी पे तवज्जो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स का हब बन रहे हैं सर, ड्रोन्स का हब बन रहे हैं सर, बहुत सारी चीजें हैं। कोई मुझे कह रहा था संजय सोई सर कि भाई चाइना तो बड़ा तकनीक रूप से उन्नत है, चाइना तो बड़ा एडवांस है, कैसे लड़ेंगे? तो मैंने उसको हेडलाइन बताई सर। वो हेडलाइन ये थी कि भाई खबर आई अभी 1 महीने भर पहले कि बुजुर्गों से काम कराएगा चीन। घटती युवा आबादी से बेहाल सरकार ने 60 पार कर चुके लोगों से काम करने की अपील की है। तो क्या बुजुर्गों से वो सीमा सुरक्षा भी करवाएगा? एक कहावत है, मशीन इज नॉट इंपॉर्टेंट, मैन बिहाइंड मशीन इज इंपॉर्टेंट सर। संजय सोई सर, तो जिसकी आबादी ही 60 पार कर चुकी है और वो अगर तकनीक की बात करे, तो फिर तो ये हास्यास्पद विषय है सर।
नहीं, बिल्कुल ये जो बात है ये बिल्कुल हकीकत है। हकीकत से कोई मुंह नहीं मोड़ सकता है, क्योंकि जब एज बढ़ती जाती है तो एक तरह से देश के लिए कई लायबिलिटी बढ़ती जाती है, चाहे वो मेडिकल खर्चा हो या चाहे पेंशन का हो या उनको देखभाल करने का हो। तो अगर वो सोच रहे हैं कि उस चीज को ये हकीकत से मुंह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये शायद वो अपने आप को, जिसको कहते हैं शुतुरमुर्ग रेत में मुंह दे देता है जब भी कोई खतरा आता है, तो वो बात उनके वो लोग कर रहे हैं। तो दूसरी बात जो है, जो जनरल दत्ता बता रहे हैं, उसी चीज को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा। जो ट्रस्ट वाली बात जो पहले हुई कि भारत क्या ट्रस्ट करे, देखिए जहां पर चीन की जो पॉलिसी है, एक तो लोन डिप्लोमेसी वाली बात अभी बता दी उन्होंने, उसके अलावा जो भारत को चारों तरफ से चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो, मालदीव हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, म्यांमार हो, ये जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ये देश अभी समझ रहे हैं, जैसे श्रीलंका समझ गया, मालदीव समझ गया, बांग्लादेश को भी समझ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो कानून बदली हुई है, देखिए कितने दिन ये सरकार चलती है, कितने दिन ये वो चीज से नजरअंदाज करेंगे चाइना की जो लोन डिप्लोमेसी वाली पॉलिसी है। जी सर। क्योंकि उनकी पॉलिसी यही रहती है कि लोन दे के, पैसा दे के, उसके बाद उनकी पॉलिसी को कंट्रोल करना की कोशिश करें। उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोर्ट है, रोड्स है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये अब ये लोग देश समझ चुके हैं वो भारत की क्या सोच है और चीन की क्या सोच है। यही कारण है कि जैसे मालदीव में भी कुछ समय के बाद उनको समझ आया और वो भारत आए लौट के। दूसरी बात, जब तक ये भारत चीन अपनी एक्सपेंसिव पॉलिसी को जारी रखेगा, कि जैसे कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी, वो बात जब तक चलती रहेगी तब तक हम बिल्कुल भरोसा नहीं करते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो छुरी से हमारे पीठ में घोंपे। हम सामने तैयार है और आज हमें इसी चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हम वो आज एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते वो चीज, उससे आगे निकल चुके हैं कि कोई हमारी पीठ में छुरा घोंप दे। वो चीज एक्सेप्टेबल ही नहीं है किसी तरह से भी, चाहे वो हमारी इंटेलिजेंस हो या हमारी डिप्लोमेसी हो या हमारी सीमा पर चौकसी हो। दूसरी बात, जो अगर भारत का जो प्रोएक्टिव पॉलिसी है, चाहे वो गलवान में रही हो या अगर चाइना पर्ल ऑफ स्ट्रिंग कर रहा है, तो हम भी नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि अगर उनको भी घेरा हुआ है, भी हमने चाहा कि फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, जापान हो गया, इनसे हमारी जो दोस्ती है, ताइवान है, ये अलग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है, क्वाड है, ये जो दोस्ती एक अलग हो रही है। तो चाइना भी एक तरह से ये फील कर रहा है कि क्या हो रहा है ये, भारत खाली रिएक्टिव नहीं है, आज हम प्रोएक्टिव हैं। आज हमारी सोच बदली हो गई और जरूरत पड़े तो अंदर घुस के मारने में भी सक्षम है, जरूरत पड़े तो चाइना को पीछे धकेलने में सक्षम है। टेक्नोलॉजी, जो आपने विवेक जी सही कहा था कि इट इज द मैन बिहाइंड द वेपन, हथियार के पीछे कौन कैसे इस्तेमाल कर रहा है वो बड़ा जरूरी है, किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है वो बहुत जरूरी है। उसमें हम पूरी तरह सक्षम है, हमारी सेना सक्षम है, हम लोग ट्रेन करते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमें आदत है -30 -40। मैं द्रास में रहा हूँ, वहां भी मैंने देखा कि सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस, इनहेबिटेड प्लेस है दुनिया का। तो हमें कोई चिंता नहीं होती ऐसे पहाड़ों में नौकरी करने की, पेट्रोलिंग करने की, लड़ाई करने की, ऑपरेशन करने की। तो मुझे पूरा भरोसा है अपनी सेनाओं, जब मैं वेटरन हूँ, लेकिन जैसे जनरल दत्ता ने कहा, हम सब अभी भी तैयार है, जरूरत पड़े खड़े हो जाएंगे सीमा पर। और भारत की सेना पूरी सक्षम है, हमारी लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। विवेक, बिल्कुल। और ये जज्बा देखिए तो मैं सर और उत्साहित हो गया हूं सर, एनर्जी से भर गया हूं। आप लोगों ने जिस तरह से कहा कि वो अभी भी तैयार है कि भाई अभी चलना है तो अभी चलो। लेकिन ये जो चाइना सर, वोरा सर, मैं आपसे सवाल ले रहा हूं, ये चीन ने एक स्कीम शुरू की, लोन बांटो और राज करो। इससे पहले पाकिस्तान को फंसाया, तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान तो बोले भाई पूरा पाकिस्तान ही ले लो लोन पे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने मालदीव को फंसाया, इसने श्रीलंका को फंसाया, बांग्लादेश को फंसाया, इसने अलग अलग स्टेट्स को और कुछ एक देशों को फंसाया और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स तैयार करने की कोशिश की। लेकिन ये जो इसकी स्कीम थी लोन बांटो राज करो वाली, फेल हो गई। और अब जब फेल हो गई है और बुरी तरह से एक फेल्ड स्टेट के तौर पर चीन आगे बढ़ रहा है, चाहे वो युवाओं की आबादी में हो, चाहे वो इकोनॉमिक लिहाज से हो। बेशक उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, $17 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, हम $5 ट्रिलियन की बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसका डाउनफॉल भी उतनी ही तेजी से सर। आज भी चाइना की रिपोर्ट्स बताती है कि वहां के युवा अब ना बच्चे पैदा करने में विश्वास करते हैं, ना शादी में विश्वास करते हैं, और इनफर्टिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना के लिए बन गया सर। दीपक वोरा सर।
यू एब्सोल्युटली राइट। ये तो उनका अपना जो अखबार है वो क्या है, गेबल्स, गेबल्स तो हिटलर का प्रोपेगेंडा, मैंने गेबल्स टाइम्स ही है शायद, ग्लोबल टाइम्स ऐसा वैसा कुछ है। वो भी ऐसी चीजें कहता रहता है कि जो हमारे नौजवान लड़के हैं वो बड़े फेमिनिन हो गए हैं, उनको ये नाइट क्लब में नहीं जाना चाहिए और ये पिक पॉक टिकटॉक डिकटॉक नहीं खेलना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा, बड़ी चीजें वो भी कभी कभी लिख देते हैं। मेन चीज ये जो आपने बात की, ये लैंड फॉर लोन्स स्कैम जो चीन ने चलाया है, ये इस शताब्दी का सबसे बड़ा स्कैम है। मेरी बात सरकार माने तो इन्फोर्समेंट डायरेक्ट को बोलो, उसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि क्या स्कैम चला दिया इन्होंने, जमीन हड़प कर रहे हैं, लोन जो दिए हुए हैं। बट ये सारे समझ गए सर। इसमें एक चीज आती है, एक कहावत है, जनरल साहिबान भी जानते हैं इसको, अगर आप बैंक से आपने 100 रुपए उधार लिए हैं तो आप बैंक जाएंगे कि भाई वापस ले ले, लेकिन अगर आपने 100 करोड़ लिए हैं तो बैंक आपके पीछे दौड़ेगा, वापस करो वापस करो। अब मैं सूडान में आपका राजदूत था, 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार, सबने चीन से लोन ले रखा है। और जब मैं उनके लीडर से बात करता हूँ, मैंने कहा वापस करोगे, कहते हमारी क्षमता कहाँ है, आ जाए हमारी जमीन पे बैठ जाए, क्या मिलेगा उसको, रेगिस्तान में क्या करेगा वो। तो उन लोगों की आप ये नियत है कि पैसे वैसे वापस हमने कुछ नहीं करने, तुम जाओ भांगड़ा करो, जो करना है करो, अमृतसर की बढ़िया खाओ, हम आपको वापस नहीं करेंगे, हमारे पास है ही नहीं, और आपने इतना ब्याज लगाया, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दीज थिंग्स आर नाउ कमिंग आउट। और जो आप कह रहे हैं लेटेस्ट रिपोर्ट जो आ रही हैं, ये अब लोन्स वगैरह चीन ने बहुत कम कर दिए हैं, क्योंकि लोग लेते नहीं, उनको मालूम है कि ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, इसके साथ हम डील नहीं करना चाहते। एक चीज फाइनली जनरल साहब, आप भी जानते हैं, अगर आप चाइना का ईस्टर्न सी बोर्ड देखें, पूरब की तरफ, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग फ्रॉम सारी उसकी जो इंडस्ट्री है वो ईस्टर्न सी बोर्ड में, नीचे ऑस्ट्रेलिया बैठा है जैसा अभी जनरल साहब बोले, उसके बाद वियतनाम है, फिर ताइवान है, फिर मलेशिया कुछ हद तक है, फिलीपींस है, जापान बैठा हुआ है वहां पर, उसका ईस्टर्न सी बोर्ड टोटली ब्लॉक हो जाता है। तो इसलिए वो गदर फदर पोर्ट में जाने की कोशिश कर रहा था वेस्टर्न साइड पे, वहां पे बलोच ने उसका भरता बना दिया है। तो माय ओन फीलिंग इज कि चीन फंस गया है। और ये जो हम बात करते हैं सर अबाउट दिस क्या है, चाइना पाकिस्तान एक्सप्लॉयटेशन कॉरिडोर, वो कहते हैं हमने इकोनॉमिक कॉरिडोर, हमने 40-50 बिलियन डाल दिए हैं। अंग्रेजी में कहावत है, डोंट थ्रो गुड मनी आफ्टर बैड। ये पैसे इनको वापस नहीं मिलने वाले। मेरा मानना है कि अगले 1 साल के अंदर चीन पाकिस्तान को भी अलविदा कह के वापस चला जाएगा, बिकॉज ही इज नॉट मेकिंग एनी मनी ओवर। पाकिस्तान कहता है मैं पैसे नहीं दूंगा, कर ले जो करना है, मेरी जमीन चाहिए तो ले ले, बलोचों से निपट ले अगर तू निपटना चाहता है। सो आई सी द होल ग्लोबल सिनारियो अब बदल रहा है। एंड फाइनली सर, ब्रिक्स में आपने देखा था कि वो तुर्की वाला भी पहुंच गया था जो नेटो का मेंबर है, और कहा कि मैं फॉर्मल एप्लीकेशन पहली बार, और फिर वो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव भी पहुंच गया था। अमेरिका ने कहा भाई मत जाओ वहां पे, वो चला गया, उसको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ तो मर रहा है, अगर मुझे सेक्रेटरी जनरल ब्रिक्स का बना दे तो दूसरी नौकरी मेरे को मिल जाएगी। आई एम ओनली जोकिंग, बट ये चीजें जो है दुनिया किस तरह से बदल रही है, ये रोजाना हमने, एंड आई कांग्रेचुलेट यू सर, आपने इतनी अच्छी तरह से सवाल किए कि हमारे जनरल साहिबान। बोरा सर, चूंकि आप अलग अलग देशों के राजनयिकों से संपर्क में रहते हैं, एक सवाल और आपसे ले रहा हूं, फिर मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र सर के पास जाऊंगा। गलवान में सुना सर बहुत मार पड़ी सर, हाँ। और इतनी ठुकाई हुई कि करा तो रहे थे, दर्द तो था लेकिन बता नहीं सकते थे कि इज्जत लुट जाती। और एक मुल्क का प्रेशर इतना जिनपिंग जी के ऊपर कि सेना हटा नहीं सकते थे। नहीं तो मुझे तो कुछ लोगों ने यह भी बताया कि डिएस्केलेशन उसी समय हो जाता, लेकिन 100 के आसपास चीनी सैनिक, 100-125 के आसपास मारे गए थे, 45 से 50 हेलीकॉप्टर्स लगाए थे सर। अब मार इतनी पड़ी थी कि वो इज्जत बचाने की वजह से वो रुक गए गलवान में 2 साल, वरना वो उसी समय भाग लेते। और मार इतनी पड़ी, दर्द इतना था, लेकिन बयां किसी को कर नहीं सकते थे सर। आपकी कभी सर कोई बातचीत हुई ऐसी सर? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। 3 देशों में जहां मैं हूं, एक का मैं आई वोंट टेक द नेम, बट अभी मैं देख रहा था अपने व्हाट्सएप पे उनका मैसेज आया था। एट दैट टाइम गलवा 4 साल हो गए मैंने बचा के उसको रखा था स्टार्ट करके। उन्होंने लिखा था, थैंक यू इंडिया फॉर एक्सपोजिंग चाइना एज अ डर्टी ड्रैगन। डर्टी ड्रैगन, ड्रैगन तो है, वो तो मिथिकल है ना, किसी ने देखा नहीं है। और मेरा जो चिन्ह है वो तो शेर है, सबने टाइगर को देखा है, तो हम तो असली जीते हुए टाइगर है, वो तो माइथोलॉजिकल ड्रैगन है, कुछ नहीं है। अफ्रीका के दोस्त इन लोगों ने ये समझ आ गई थी कि चीन जो है उसमें दम नहीं है सर, वो सिर्फ अपने साइज के आधार पर लोगों को डराता है, अपनी इकोनॉमिक ताकत जो उसके डराता है, नहीं तो उसमें लड़ने की क्षमता नहीं है। और वो बड़े खुश थे कि हमने डर्टी ड्रैगन को एक्सपोज कर दिया। बिल्कुल यही सवाल मैं संजय मिश्र सर के पास लेके जा रहा हूं। वाकई सर बहुत ठुकाई हुई थी क्या सर चीनियों की सर?
और देखिए ठुकाई तो हुई है और उसके कारण आपको पता ही है, आपने विजुअल्स भी देखे हैं। लेकिन साफ जाहिर होता है कि चीन अभी अपने ही जाल में फंस चुका है और उसको अभी निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे आपने बताया था, अभी वो लोन दे रहा है, दुनिया भर की चीजें कर रहा है, वो अपने जाल में फंस चुका है और उसका, मैंने जैसे पहले भी बोला, अभी उसका विनाश तय है। चीन आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में बिल्कुल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट होता जा रहा है। आज वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उनके लोग उनके खिलाफ देखना सीख खड़े भी होंगे, क्योंकि कब तक ये अथॉरिटेटिव रूल चलता रहेगा। और शी जिनपिंग के चेहरे पे अगर आप देखें, हमेशा थोड़ा सा एक डर सा रहता है, मेरी ये सोच है। तो उनको एक लगता होगा कि कब उनका ये वन मैन पार्टी रूल खत्म हो सकता है, क्योंकि लोग वहां पर अभी बेताब हो रहे हैं। आज चीनी लोग भी बाहर जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, कहीं कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, और लोग इनको नौकरी भी नहीं दे रहे, क्योंकि चीन के ऊपर आज की तारीख में कोई ट्रस्ट नहीं करता है। पूरा विश्व आज की तारीख में सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, भरोसा करता है हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर। तो ये एक हमारी खूबी है और मेरे ख्याल चीन को यही सब चीजें सहन नहीं हो सकती है। वो बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा है कि भारत कहां से कहां पहुंचता जा रहा है। आज देखिए, हम मल्टीलेटरल हर ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, हम क्वाड में हैं, हम किस किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, और हमारी रीच, हम वो देश है जो आज चीन, क्या नाम है, रूस भी जा सकते हैं और यूक्रेन भी जा सकते हैं, वहां बात कर सकते हैं, हम पैलेस्टीन के साथ बात कर सकते हैं, इजराइल के साथ कर सकते हैं। चीन कर सकता है? चीन को कोई वेलकम ही नहीं करेगा। तो चीन की अभी जो एक सुपर पावर इमेज बना रखी थी, वो खत्म होती जा रही है और वो अपने जाल में खुद ही फंसता जा रहा है। विवेक, हॉक्स क्रिएट कर रखा था चीन ने, जो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है। मैं विके दत्ता सर के पास जा रहा हूं। विके दत्ता सर, वो सवाल जो मैंने मेस्टन सर से पूछा, वोरा सर से, वही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। क्या सिर्फ साख बचाने के लिए चाइना गलवान में या फिर फिंगर एरिया में पड़ा रहा गलवान के बाद से? क्योंकि इज्जत तो जाती ही जाती, मुल्क में भी जिनपिंग का मटिया मेट हो जाता। दत्ता सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। आगे हाँ, बोलिए। कोविड का माहौल चल रहा था और सारी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। वो चुपचाप मास्क लगा के वहां पे आके बैठ के उसने सोचा कि हिंदुस्तान की फौज अब कहां से मोबिलाइज करेगी इस कोविड के दौरान। वो भी बेचारे छुप के दुप के बैठे होंगे कहीं क्वारंटाइन के अंदर। लेकिन इंडियन आर्मी ने कोविड के दौरान अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट करके रखा था। अगर मेरे को भी जाना होता कभी कंटोनमेंट के अंदर, मैं अंदर नहीं जा सकता था, बाहर बैठ के मैं टेलीफोन से बात कर सकता था। वो आने नहीं देते थे बाहर से किसी को। इंडियन आर्मी के सारे कंटोनमेंट सील थे। इंडियन आर्मी ने अपने आप को बचा के रखा था। और जब इन्होंने हरकत करी तो इंडियन आर्मी ने अपना एक्शन करके इनको दिखा दिया कि हम कितनी तेजी से मोबिलाइज कर सकते हैं। एयरलिफ्ट हो, चाहे बाय रोड हो, चाहे बाय हेलीकॉप्टर हो, चाहे पैदल हो, 50,000 फौज जाके खड़ी होगी मेरा डिप्लॉयमेंट 15 दिन के अंदर। इनके तो पसीने छूट गए। और अभी क्या है, इज्जत का सवाल। इन्होंने सोचा शायद हिंदुस्तान ठंड के मारे, क्योंकि जून के बाद ठंड आने वाली है, तो ये ठंड से भाग जाएंगे। हिंदुस्तान की फौज नहीं भागी। अब इनको भी ठंड में रहना पड़ गया। इसके जो जवान थे वो बेचारे, इनके लिए स्पेशल वो बनाने पड़े इनको, जो क्या बोलते हैं अकोमोडेशन, उसमें हीटर लगाने पड़े। वो तब भी वहां बीमार पड़ के, एल्टीट्यूड के उससे हाई प्रेशर से बीमार पड़ रहे थे। तो चीन को भी अपनी फौज को उस हाइट के ऊपर मेंटेन करने के लाले पड़ गए। 5 साल बैठना पड़ गया उसको वहां। और आगे बैठता तो हम भी बैठे थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया बनता चला जा रहा है। टनलें बन रही हैं, सड़कें बन रही हैं, हेलीपैड बन रहे हैं। हम तो बैठे ही सर, हम तो करगिल में बैठे, हम अरुणाचल में बैठे, हम जितने हाइट है सब पे बैठे हैं। आप बैठे रहो। हमें तो हाई एल्टीट्यूड अलाउंस मिलेगा, स्पेशल अलाउंस मिलेगा, अच्छा राशन मिलेगा, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए इसकी अकल आ गई ठिकाने कि लड़ाई करने से इसको कुछ हासिल नहीं होने वाला। बहुत मार पड़ेगी हिंदुस्तान से। और अगर हमें तो और मुल्कों से सपोर्ट मिल गई, चाहे वेस्ट से और अमेरिका से, तो फिर इनका धुआं निकल जाएगा। तो इंडिया भी एक न्यूक्लियर पावर है ना भाई। कोई ये थोड़ी कि ये हमें आंख दिखाएगा तो हम डर जाएंगे। तो ये किसी भी वजह से हमको डरा नहीं सकता है। ये मैन टू मैन, बूट्स ऑन द ग्राउंड, चाहे वो एयर हो, चाहे वो मिसाइल्स हो, चाहे वो हमारे ब्रह्मोस हो, चाहे हमारे आर्मर हो, चाहे आर्टिलरी हो, हम हर चीज के अंदर सक्षम हैं। और मैं तो सिर्फ ये एडवाइस करूंगा चीन को, सुधर जाओ, अपनी डेमोक्रेसी बना लो, इलेक्ट करो अच्छी गवर्नमेंट, और एक भाईचारे के साथ एक अच्छे नेबर की तरह रहो।
और दुनिया में अपनी तरक्की करो और लोगों को तरक्की होने दो। ओवर। अब दुनिया में जमीन कब्जाना भी छोड़ दो। संजय सोही सर, आपका फाइनल टेक क्या है इस पर? यहाँ पे भारत में होते ही जो हमारे लिए देश के लिए जान देते इज्जत होती है। गांव गांव में जब भी उनके शरीर आता है कि पूरा इकट्ठा हो जाता है, हजारों लोग लाखों लोग इकट्ठे हो जाते हैं और एक तरह से लोग उनके माता पिता भी कहते हैं मेरा एक बेटा और हो तो वो भी फौज में जाए। और चीन ने देखिए वही तो मारे गए, उनको छुपाया। क्या सोच रहे होंगे, क्या उनके दिल पे पहुंच रही होगी कि हमारे यहाँ मारे गए, कहीं कोई खबर भी नहीं, किसी का कोई इनका नाम भी नहीं आ रहा कहीं मीडिया में। हमारे यहाँ ओपन मीडिया है, ओपननेस है। आज आप खबरें दिखाते हो, इस तरह की पूरी खबर दिखाते हो, कवर करते हो, चाहे अच्छी खबर हो खराब खबर हो। हमारी कहीं कैजुअलिटी होती है, एनकाउंटर में कैजुअलिटी होती है, कश्मीर में होते हैं, वो भी आप कवर करते हो। आज हमारा सक्सेस हो तो वो भी आप कवर करते हो। वहां पे ये सब नहीं है, वहां पे पूरा मीडिया पे एक तरह से कंट्रोल है। जैसे एक ग्लोबल टाइम्स पे उनका एक माउथ पीस है, वो सरकारी अखबार है, वो जो सरकार कहेगी वही बोलेगा। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर हर आदमी को ओपन है, फ्रीडम है। और ये बात यही कारण है कि बड़े उनको जो अपने देश के मारे गए जो सैनिक, कहीं उन्होंने उनका नाम भी नहीं लिया। यही बात पाकिस्तान के साथ भी है, कारगिल में भी यही, वो उन्होंने लेने से मना कर दिया। मतलब हमारी सेना ने, मेरी यूनिट भी वहां पर थी, हम लोग थे, हमने उनको पूरी मजहबी तरीके से सुपुर्द के खाक किया था, जैसे कि मुस्लिम धर्म में होता है ये, और उन्होंने लेने से मना कर दिया, हमारे है ही नहीं। ये सब बातें होती है। यही कारण है कि आज भारत की सेना लड़ने मरने के लिए, देश के लिए तैयार रहती है, क्योंकि एक छोटी सी इज्जत ही चाहता है एक सैनिक, रिकॉग्निशन चाहता है, बाकी कुछ नहीं। तो यही